Recording in progress. Some basic concept of chemistry in this topic. अब मार्केट में जाते हो ना, कुछ खरीदने के लिए जाते हो ना, तो बोलते हो ना कि गिव मी 1 kg ऑफ शुगर या गिव मी 12 पीस ऑफ बनाना, ऐसे बोलते हो कि नहीं आप लोग? तो 1 kg, वी नो दैट 1 kg इज द नॉट डिस्कवर्ड, 1 kg assumption. आप मान लो कि 1 kg है, तो इतना वेट को आपने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो होता है इंटरनेशनल यूनिट में, वो ने एज्यूम किया कि दिस मास इज कॉल्ड 1 kg, राइट? तो आपने एज्यूम किया कि दिस मास इज कॉल्ड 1 kg, दिस इज योर assumption. दिस assumption you have to use for the measurements, बिकॉज आप 1 सेंटीमीटर को अगर किसी को 1 सेंटीमीटर बोला आपने, तो 1 सेंटीमीटर इज योर assumption. मीटर बोला तो वो assumption है, उसी के बेसिस पे आप मेजरमेंट्स करते हो. These all are things are assumption. आप जितना भी बोलते हो सब assumption है ये. तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि assumption करने जाओगे ना, तो some basic concept of chemistry है वहाँ पे. तो यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स होगा, all the topics related to measurements, right? तो measurements जब करने जाओगे, आप देखो you are working for the chemical reactions. आप खुद से सोचो, एक एक एटम मॉलिक्यूल्स का वेट लेके अगर कैलकुलेशन करने जाओगे, तो दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू ऑल, राइट? तो वहां पे क्या कि साइंटिस्ट ने एक एजम्पशन करके एवोगाड्रो नंबर को दे दिया, राइट? तो आपके पास क्या होना चाहिए कि देखो, मान लो कि मैं बोलूंगा आपको कि बेटा यू हैव टू गिव द 12 पीस, 1 डजन. तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 पीस. आपने जूम कर लिया. अगर मैं बोलूंगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट गो, यू हैव टू गो मार्केट, यू हैव टू टेक द 1 डजन ऑफ द बनाना, तो डेफिनेटली 12 पीस. यू डोंट हैव टू ब्रिंग 13 पीस. आपको कितना लाना है? 12 पीस. फिक्स कर दिया आपने. अगर मैं बोलूंगा कि यू हैव टू ब्रिंग द 2 डजन ऑफ बनाना, तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग हाउ मच? 24 पीस, राइट? तो ये आपने क्या किया? 1 डजन को तो फिक्स कर लिए. अब 1 डजन को फिक्स करके आपने उसी के रिस्पेक्ट में अपने सारा वैल्यू को निकाल दिया. आपने 1 kg को फिक्स कर दिया. अब 1 kg को आपने कन्वर्ट कर दिया 5 kg, 1 kg को आपने कन्वर्ट कर दिया 100 kg, 1 kg को आपने क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया. आपने एज्यूम किया 1 kg को, राइट? समझ में आई ये बात? तो सिमिलरली केमिस्ट्री में जब जाएंगे, तो केमिस्ट्री में जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएंगे, तो मे बी यू, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, नहीं तो इसका पूरा केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है. क्योंकि मान लो पीएच का कैलकुलेशन है मेरे को, अगर कंडक्टेंस मेजर करना आगे जाके, अगर किसी का परसेंटेज यील्ड देखना आपको कितना परसेंट होगा, किसी में ये देखना है कि दिस वन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट या दिस वन शुड बी माइनर प्रोडक्ट, लाइक दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द मोड्स. दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. That is clear. We know the solution. We know the homogeneous mixture. You know the heterogeneous mixture. Yes or no? If the sugar dissolved in the water, it should be resultant solution should be homogeneous. If you are dissolving the sand in the water, the mixture will be heterogeneous. From the class 9th, we know that what is the colloids. Homogeneous, heterogeneous, that known for you all. Pure substance, you know. If I have the piece of iron bar, this is the pure substance. If you have the piece of the steel, then it is impure, because we know iron contains only one type of atom, right? But steel contains the different type of atom. How? The steel mixture of the iron major parts. Is iron and some mass percentage by carbon, nickel, chromium. Means you are getting the atoms of different element. Then it is called impure substance. The we know the what is the pure substance. If you are getting the identical type of molecules, identical type of atom, then substance should be pure. If you are getting the different type of molecule, different type of atom, then substance should be impure. That part is not for you. I will not write anything regarding this, because I think आपने ये 9th में ही पढ़ा होगा, इसलिए मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ. आपको स्टार्टिंग एनसीईआरटी में जाओगे तो ये सब दिया होगा, राइट? तो मैं अब क्या करेंगे, इसमें सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में जब जाओगे, तो इसमें देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग. पहला पार्ट पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, राइट? सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Because all the chemical reaction follow some laws, the laws of chemical combination, right?
Third one is that laws of chemical stoichiometry. Stoichiometry. I have divided the some basic of concept of chemistry in the major how many parts? 3 parts. Right? First part is mole concept. The first I will discuss the mole concept. In NCERT, first part you will get the pure substance, impure substance, what is the matter, that part is not for you all. So that part I will not discuss with you. तो आप सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको मोल concept. After that, I will discuss about the laws of chemical combination. Right. The laws of chemical, if you know the mole concept, the laws of chemical combination will be very simple for you all. At last, I will discuss the stoichiometry. Stoichiometry is the based on the chemical reaction calculation that is based on the mole concept. Right? तो ये पढ़ाऊंगा आपको stoichiometry. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सब आएगा, लेकिन हर जगह कैलकुलेशन अभी बता रहा हूँ आपको. फेड अप नहीं होना आपको. राइट, यू डोंट हैव टू बी फेड अप फ्रॉम दिस टॉपिक्स. राइट, तो ये पढ़ेंगे. उसका फोर जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो फोर टॉपिक पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स. जैसे आप मान लो मार्केट में आप जाते हो ना, मार्केट में मेडिसिन लेते हो कुछ भी लेते हो ना, तो वहां पे लिखा रहता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखा रहता है मास परसेंटेज या मास पर वॉल्यूम परसेंटेज. राइट, so these types of units you have to use the concentration unit, or you have to express the amount of substance dissolved in the solution, or you have to express. So for that I have to use the concentration units. So at last I will discuss the concentration units, stoichiometry, and laws of chemical combination and mole concepts. Right? At fifth, laws of chemical combination, law of chemical equivalence. First, let me explain the mole concept. Right? First, let me explain the mole concepts. देखो, एक सिंपल थ्योरी है मोल कंसेप्ट का. मोल पढ़ने जा रहे हो तो मोल का एक सिंपल थ्योरी है. बिकॉज वी नो द 12 पीस ऑफ एनी फ्रूट्स 1 डजन. अगर कोई बैट्समैन अगर गेम प्ले कर रहा था 100 रन बनाता तो उसको क्या बोलते हैं? 1 सेंचुरी बोलते कि नहीं आप लोग? तो वैसे केमिस्ट्री में भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो मोल को मैंने अज्यूम किया. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मोल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मोल. तो फिर होता है कि हाउ मच पार्टिकल विल बी 1 मोल. Yes. तो आप बोलोगे how much particle will be 1 mole? तो because we know the 12 pieces stand for the 1 dozen, तो definitely कुछ ना कुछ particle को 1 mole में fix करोगे. अगर मान लो 1 mole में मैंने कुछ particle को fix कर दिया, लेट कर लो कि मैंने 1 mole में 10 particles को fix कर दिया. मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि आई एम गिविंग यू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, एक स्टूडेंट को बोला कि आई एम गिविंग यू 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम. तो आप क्या बोलोगे? मैंने 10 पार्टिकल को फिक्स किया, तो मैंने उसको भी 10 दिया, उसको भी 10 दिया. मतलब कि आपके दिमाग में एट ए टाइम आना चाहिए कि 1 मोल स्टैंड फॉर व्हाट, हाउ मेनी पार्टिकल्स. राइट. तो आप देखोगे यहाँ पे कि मोल कंसेप्ट में जब आएंगे तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि मोल होता है क्या. मोल ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी एल नहीं लिखेगा. तो मोल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ definite number of particles. Now I'm talking about the chemistry. हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. तो ये जो पार्टिकल्स हो सकता है ये क्या हो सकता है? दिस पार्टिकल में बी एटम्स, दिस पार्टिकल में बी मॉलिक्यूल. राइट, दिस पार्टिकल में बी आयंस, दिस पार्टिकल में बी subatomic particles like the electron, proton, neutrons. All are you getting my point? समझ में आ रहा है? बताइए आप बेटा. समझ में आया आपको? ऑनलाइन जब संयुक्त बताइए, समझ में आ रही है? पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल्स में किसको लेंगे हम लोग? कि ये बेटा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या लिखेंगे, किस में रखेंगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब किस में आएगा बताइए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. आपने डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा होगा आपने.
तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल को डाल्टन ने नहीं बोला था। फिर डाल्टन के बाद आपने रदरफोर्ड पढ़ा होगा, आपने जेम्स सैडविक का देखा होगा, गोल्डस्टीन का देखा होगा, थॉमसन का देखा होगा। उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। थॉमसन ने बोला था इलेक्ट्रॉन को, गोल्डस्टीन बोला था प्रोटॉन को, जेम्स सैडविक बोला था न्यूट्रॉन्स को। तो ये सब क्या था, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो उसको भी वन मोल में हम लोग कंसिडर किए। आई बात समझ में? आप देखो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज वन मोल, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज वन मोल, क्या है वन मोल, क्या है? तो आप 12 पीस को क्या बोले थे, 1 डजन। तो वन मोल होगा क्या? तो वन मोल बोलेंगे बेटा, वन मोल बोलेंगे क्या होगा, देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स exactly as number of atoms in 12 gram of C12. How many particle? As number of atom in the 12 gram of C12. Right. 12 gram of C12 उसमें जितना एटम्स होगा that number of particle is called 1 mole. तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप C12 क्यों लेते हो? तो सबसे पहले क्या होता है कि आइसोटोप्स होता है, कार्बन का आइसोटोप्स होता है, C13 C14 C12 होता है। तो सबसे पहले वही आइसोटोप्स वर्क करो जो स्टेबल होगा, तो वो C12 मिला। फिर कार्बन की क्यों लिया आपने? तो साइंटिस्ट बोला यू कैन डिफाइन द वन मोल विद रिस्पेक्ट टू द एनी एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक क्या होगा कि एक ऐसा ले लो जो जिसका अबंडेंस भी आपका नेचर में हो, इजीली अवेलेबल हो। साइंटिस्ट ने कंक्लूजन ली कि कार्बन ले लो C12। नई बात समझ में? तो ये सब एजम्पशन है, ये कोई डिस्कवर नहीं है। ऐसा नहीं किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उसका तो उसको डिस्कवर लैब में मिल गया वन मोल, ऐसा नहीं, ये सब एजम्पशन है। क्योंकि मेजरमेंट करने जा रहे हो, मेजरमेंट जो भी होता है वो एजम्पशन होता है, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको देखो, ये लिख लो, ये क्या लिया मैंने, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.022। हाउ दैट पार्ट आई विल प्रूव यू। देखो 6.023 एटम्स। आपको बोलेगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 कंटेन हाउ मेनी एटम्स, तो क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये पता चला आपको? इसका मतलब दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वन मोल, दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट शुड बी वन मोल, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी वन मोल, दिस नंबर ऑफ आयन शुड बी वन मोल। ये तो पता चला आपको, ये पता चला कि वन मोल का अगर मैं बोलूंगा कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन मोल ऑफ कैल्शियम, तो हाउ मच एटम्स ऑफ कैल्शियम, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल एटम्स। तो ये तो पता चला, वन मोल जैसे आ गया तो डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल में आपको फिक्स कर दिया मैंने। ये समझ में आया आपको? अब थोड़ा सोचो कि वन स्टूडेंट गोइंग टू bring the 12 piece of banana, other student going to bring the 12 piece of mango। देखो कॉमन दोनों में क्या है कि दोनों ने 12 पीस लाया, 1 डजन लाया। लेकिन आपको क्या लगता है 1 डजन का बनाना का वेट और 1 डजन आपका मैंगो का वेट सेम होगा? डिफर करेगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल अगर मैंने कैल्शियम लिया, अब 1 मोल अगर मैंने एल्युमिनियम लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होगा, लेकिन दोनों का मास डिफर होगा। समझ में आया आपको? समझे यहाँ पे? तो आपको देखो ये कंटेंट, ये मैंने क्या ये नंबर लिया। आप क्या होगा देखो, इससे पता चला आपको कि आप देखो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स। ओके बता दो, इस पार्टिकल का जो वेट होगा उसको क्या बोलोगे? वेट ऑफ 1 मोल बोलेंगे कि नहीं आप? यस, तो वेट ऑफ वेट, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि
आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में मास और वेट में डिफर कर जाता है। वेट जो होता है उसका डायरेक्शनल नेचर होता है, वेक्टर होता है, वो उसको फोर्स हम लोग बोल देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं इसलिए वेट और मास क्या लेते हैं हम लोग, सेम लेते हैं। द वेट ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। दैट इज मोलर मास। मोलर मास का मतलब कितना पार्टिकल का मास, राइट। तो वॉट एवर द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मोलर मास। अगर मैं बोलूंगा कि मोलर मास ऑफ, इफ यू नो दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। अगर मैं बोलूंगा कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम्स, दैट मींस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। If I said you that one molar mass of carbon dioxide is the 44 grams, कितना मैंने बोला 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, that part is clear for you all? The one mole means definite number of particle, this particle is 6.022 into 10 to 23। अगर ये particles आप बोलोगे that is stand for how many mole, one mole। whatever the mass of this particle that is also stand for one mole। क्लियर हुआ ये? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और दिख रहा हूँ आपको। संयुक्त, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes. Yes. स्पीक लाउडली। Yes. Yes. Okay, what is the name of other student? Let me confirm. Student Sangita sir. Yes, sir. Yes, sir. All are you getting this point? Yes, sir. अभी बेटा ये बता दो, आपको नाम सुना होगा 9th-10th में सुने होंगे, एवोगाड्रोज नंबर सुने होंगे। कितना मिस करो आप एवोगाड्रोज को। साइंटिस्ट ने क्या काम किया, न्यूटन ने कितना काम किया, अभी भी न्यूटन न्यूटन को बोल रहे हैं। साइंटिस्ट ने कितना अच्छा काम किया, इसलिए आप भी ऐसा काम करके चलेगा, आपको भी मिस करेगा सर। देखो बाकी के जनरेशन बच्चे गाली देते हैं। नहीं देंगे कोई ना, क्यों ये सब बोलता है ना कि अब देखो कभी कभी टीचर बोलता है ना कि ये टेंशन देखे गया। अरे बेटा आज के डेट में जो हम लोग इतना अपडेटेड है, इतना टेक्नोलॉजी हम लोग है मेरे पास है, इतना कन्वीनियंट हो गया आपके लाइफ में, तो ये सब ये साइंटिस्ट की वजह से तो हुआ ना। तो फिर क्या चाहते हो, वही वही क्या करे, वही एक मतलब कि एक स्टोन बना ले, उसी का एक वेपन बना ले और फिर जाके हंट करते रहे, ऐसा लाइफ में जीना चाहते हो? नहीं नहीं जीना चाहते हो आप, जो एसी में बैठते हो यहाँ पे, ये जो सब तो ये सब तो साइंटिस्ट का ही सब प्रोजेक्ट। फिर रिसर्च करके कितना रिसर्च किया होगा सोच लो। उसके लिए देखो तो एवोगाड्रो नंबर उसके लिए ऑनर करेंगे कि हम लोग बोलेंगे टेंशन दिया आपने, नहीं। देखो एवोगाड्रो नंबर होता है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, या कभी कभी कहीं पे लिखा रहेगा एन नॉट, एन ए या नोट जो भी होगा आप एवोगाड्रोज बोलेंगे। बेटा ये नंबर होता है 6.022 इंटू 23। अब ये कहाँ से है, दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। जब वॉल्यूम आपको गैस का पढ़ाऊंगा ना तब वहां पे बताऊंगा, अभी आप लट कर दो मैं बताऊंगा वहां पे, राइट। कैसे आए ये कहाँ से है सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी ये समझो कि दिस पार्टी दिस स्टैंड फॉर द वन एवोगाड्रोज नंबर। अगर मैं वन मोल का बात करूंगा तो हाउ मेनी पार्टिकल्स, वन एवोगाड्रोज नंबर। How many particles? One Avogadro number. Whatever the mass of that particle, that stand for the molar mass. अगर मैं molar mass बोलूंगा तो सीधा बोलोगे one Avogadro number particles। क्लियर हुआ ये? समझ में आई है आपको? अब देखो यहाँ पे क्या होता है। बेटा एलिमेंट जाएंगे तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन में एलिमेंट को कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, एटम इन्वॉल्व होगा। एटम को कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्वॉल्व कराओगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट्स बन जाता है, नया एटम का फॉर्मेशन होता है। बट इन द केमिकल रिएक्शन वॉट एवर द एटम इन द रिएक्टेंट साइड, सेम एटम इन द प्रोडक्ट साइड, बट वो बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है आपका, कोई नया एलिमेंट्स आपको नहीं मिलता है, राइट।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री। तो ये तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स अगर प्योर सब्सटेंस लेंगे तो उसका स्मॉलर पार्टिकल क्या लेंगे हम लोग? एटम लेंगे। वी नो दैट एटम डिविजिबल होता है। डाल्टन साहब ने बोले थे कि नहीं, डिविजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है, इंडिविजिबल होता है। Right now we know that atom can be divided into the subatomic particles. Subatomic particle को quark में आपने convert कर दिया, अब quark को डिवाइड करके आपने गॉड पार्टिकल लेके चलाया। नई बात समझ में? तो साइंस सबसे ज्यादा रिसर्च अगर होता बेटा, सबसे ज्यादा रिसर्च होता है एटॉमिक फिजिक्स में। अगर आपने देखा होगा, आप देखोगे कि वी नो द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वी नो, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर नहीं होता। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एक ऐसा पार्टिकल, वो डायमेंशनलेस पार्टिकल बोला जाता है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप किसी को डायमेंशन में लेके आओगे। आज इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ही नहीं, इतना स्मॉलर पार्टिकल है, तो वो डायमेंशनलेस पार्टिकल बोलते हैं हम लोग। और डायमेंशनलेस पार्टिकल में हमेशा ड्यूअल कैरेक्टर होता है, और ड्यूअल कैरेक्टर जहां भी होता है ना, वहां पे न्यूटन का मैकेनिक्स फेल हो जाता है, वहां पे चल जाता है क्लासिकल नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है न्यूटन का मैकेनिक्स। एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे हम लोग वर्क करते हैं। कई बात समझ में? तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब जाओगे तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन का मैकेनिक्स फॉलो नहीं करता वो, क्योंकि वहां पे ड्यूअल कैरेक्टर आ जाता है, पार्टिकल्स नेचर भी आता है, वेव नेचर भी आ जाता है। कई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा रिसर्च जो आ रहा है, रिवोल्यूशन जो आ रहा है साइंस में, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। सुपरमैन देखो कभी? आयरन मैन को देखे हो? आयरन मैन जब किसी विलेन के सामने खड़ा होता है तो वो दिखता है कि पार्टिकल नेचर, और जब भागता है ऊपर तो वेव की तरह भागता है कि नहीं? कई बात समझ में? थोड़ा वो, ये इलेक्ट्रॉन पढ़ाने दो, पार्टिकल ड्यूअल नेचर आपको बता देंगे। आप जब मान लो कि कोई क्रिकेटर अगर बॉलिंग करता है ना, तो आप बोलते हैं ना कि ऑफ स्टंप से पर्टिकुलर स्पीड से बॉल गया, बस जाते तो बोलते थे ना कि ये स्पीड से बस इतना स्टॉपेज से जाएगी, वो एग्जैक्ट लोकेशन, अब लोकेशन और स्पीड दोनों हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डायमेंशनलेस पार्टिकल है। आप एक काम करो, सुनो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन द वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन में वेव नहीं है तो फिर माइक्रोस्कोप कहाँ से वर्क करेगा? पार्टिकल तो वेव नेचर नहीं, पार्टिकल अगर लेंगे तो माइक्रोस्कोप कहाँ से वर्क करेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को वेव ही यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में तो वेव नेचर है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है वहां पे, सर्टेनिटी आता ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाओगे उसका एग्जैक्ट लोकेशन दे ही नहीं पाओगे, मतलब वेव नेचर में चले जाएंगे। पार्टिकल नेचर का मतलब कि मान लो कि ये मूव कर रहा है, द पार्टिकल नेचर मतलब यू कैन डिफाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। आप पार्टिकल नेचर नहीं है इसका मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। आप सिंपल सोचो ना कि आप जब जाते हो, मान लो कि एक स्मॉल बॉल लोगे, इस स्मॉल बॉल में यू हैव टू रैप विद द क्लॉथ या रैप विद द पेपर, and that small ball you have to dip into kerosene oil. After dipping the kerosene oil, we have to use the flame. Flame के पास जैसे इसको फेंकोगे तो उसके सराउंडिंग्स में क्या होगा? फ्लेम होगा। अब फ्लेम के बीच में वो बॉल छोटा सा कहाँ पे आप नहीं बता पाओगे। दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो वेव नेचर बोला जाता है, बताएंगे सब आगे। तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलर पार्टिकल जो लोग केमिकल रिएक्शन में जाएंगे मेजरमेंट्स के लिए, वो कौन सा लेंगे बताइए? एटम। तो आप एलिमेंट के लिए अगर जाएंगे तो 1 मोल स्टैंड फॉर द हाउ मेनी एटम्स? दैट स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। Whatever the weight of these atoms, that is stand for molar mass. That particular for your, we know this is the molar mass. This is the molar mass is the gram atomic mass. Gram atomic mass जैसे बोलूंगा, that is the stand for molar mass. इसी को बोला जाता है 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम स्टैंड फॉर हाउ मेनी? 1 ग्राम एटम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल? 1 ग्राम एटम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल?
2 ग्राम एटम स्टैंड फॉर 3 ग्राम एटम स्टैंड फॉर आई बात समझ में। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कर ली को फिर ये बेसिक आइडिया देने के बाद अब थोड़ा एटॉमिक मास से बताने दीजिए, अपने आप समझ आएगा, इसको कोरिलेट कर पाओगे। ये समझ में आया ना कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 मोल, तो 1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी पार्टिकल्स, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर योर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब आइए अब जो पढ़ाने जो देखिएगा आपको क्या बताना, देखो लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है पहले लिख लो, फिर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लो क्या होता है। आप नॉर्मल लॉजिकली समझ लो ना, मैं लिख देता हूँ उसके बाद मैं बता दूंगा। देखो क्या लिखो पहले, ये होता है कि इट इंडिकेट्स द मास ऑफ an atom, a mass of one atom of an element how many times heavier than 1 by 12 1 by 12th mass of one atom of C2, 1 by 12th mass of one atom of C2। देखो relative atomic mass, whenever you have to express, then you have to write the mass of the one atom of an element and divide with the 1 by 12 part of mass of one atom of C12। आप खुद से सोचो, मास को अगर मास से डिवाइड करोगे तो रिजल्टिंग तो यूनिटलेस आपका कोई मिलेगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपली ये बताता है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1 by 12 part of mass of one atom of C12 रेशियो। तो आप खुद से सोचो कि अगर मैंने क्या किया, ये मान लो कि इरेजर लिया और ये आपके पास है, इरेजर को मैंने लेट कर लो कि बोला कि ये 100 ग्राम्स है, एज्यूम कर लो, and this one is the 1000 grams। तो आप बोलोगे कि मास ऑफ दिस सेज, ये क्या लिया 100, ये क्या लिया मैंने 1000, तो मैं बोलूंगा कि मास ऑफ दिस रिमोट इज 10 टाइम्स देन मास ऑफ दिस इरेजर। मैंने क्या किया, मास ऑफ दिस रिमोट 10 टाइम्स मोर देन दिस इरेजर। तो आपने क्या किया, इससे कोरिलेट किया ना, तो 10 टाइम्स आपने बोला ना, तो 10 टाइम्स जो 10 यूज किया तो उसमें कोई यूनिट तो नहीं ले लिया, आपने बोला 10 टाइम्स। अगर मैं बोलूंगा विराट कोहली इज बेस्ट प्लेयर देन द रोहित शर्मा, तो मैंने कोरिलेट किया ना, मैंने तो ये यूनिट नहीं ले लिया। अगर मैं बोलेंगे दिस बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉय, तो ये नहीं बोलना कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दिस बॉय थ्रू द 2 न्यूटन थ्रू द 3 न्यूटन, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ। ये सब एक रिलेटिव टर्म होगा, क्या एक रिलेटिव टर्म है, तो इसका कुछ यूनिट तो नहीं होगा, आप कोरिलेट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे किससे के साथ कोरिलेट कर रहे हो, 1 by 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12, उसके साथ कोरिलेट कर रहे हो। मींस किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, व्हेनेवर यू हैव टू राइट द रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, देन यू हैव टू कोरिलेट विद 1 by 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। आई बात समझ में। तो देखो आप बोलोगे कि 1 by 12 पार्ट ऑफ C12 क्यों लिए, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द 1 by 6, तो उसका भी कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखो मैं बता रहा हूँ। लिखा आपने पहले, ये होता है कि समझ में आया आपको, फिर लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाई आई एम यूजिंग हियर द 1 by 12 पार्ट, क्यों ले रहा हूँ मैं, फिर प्रूफ कर दूंगा आपको। तो पहले लिखो ये क्या होता है, देखो देखो बता रहा हूँ आपको।
देखिए आप लिखो सबसे पहले यूनिट लेस या यूनिट होगा इसमें। देखिए क्या लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वन एटम का ले लो, डिवाइड किससे करेंगे बताइए, मास ऑफ वन एटम ऑफ, पता चला ये कैसे होता है। अब देखो अब यहां से क्या होगा देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, देखना है क्या होता है। देखो क्या पॉइंट ले रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं संयुक्ता बताइए संगीता, आपने देखा होगा एएमयू बोलते हैं या इसको यू बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। अगर कहीं पे एएमयू लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर यू भी लिखा रहता है तो सिंबल दैट स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। आई बात समझ में। अब देखो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU stand for 1/12 part of mass of one atom of C12। 1 AMU में कितना एटम से बताइए, 1 AMU में आप किसका मास ले रहे हो, 1 AMU stand for the certain mass, that part is clear, 1 AMU stand for the certain mass। अगर मैं 1 U या 1 AMU बोलो तो किसी न किसी मास को इंडिकेट कर रहा है वो, तो क्या मास इंडिकेट करता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। आई बात समझ में। अब एक काम करो, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन होता है 6 प्रोटॉन होता है, तो उसको न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, न्यूक्लियंस। मतलब कि आप लिख लो, यहाँ पे स्पेस में छोड़ रहा हूँ, फिर से वहां पे आ जाऊंगा, आप नोट करके साइड में लिख लो कहीं पे न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस में क्या क्या आएगा सुनिएगा, न्यूट्रॉन्स बस क्या आ जाएगा बताइए, प्रोटॉन्स। We know that mass of neutron nearly equal to mass of proton, but देखो क्या लिख रहा हूँ, but mass of electron less and less than mass of proton or neutron। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम का एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का एटम का अगर मास मेजर करोगे तो आप उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे आप। किसको देखेंगे बताइए, प्रोटॉन और प्लस किसको देखेंगे आप, न्यूट्रॉन को। किसको नहीं देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि रीजन क्या होता है सुनिए, आपने पढ़ा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg बोलते हो। मास ऑफ प्रोटॉन जो जाओगे तो ये आता 1.662 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन जाएंगे तो नियरली, ये देखो बुक टू बुक वैरी करता, डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखा जाता है, तो कहीं कहीं पे देखोगे तो ये 2 ये 4 लिख देता है यहाँ पे 4। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, 1.66 कॉमन होना चाहिए, उसके बाद वन सर्टेन वैल्यू है कुछ, ये हो जाता है 10⁻27 kg। अब बेटा देखो यहाँ पे, अगर आपके पास मैं एक प्रोटॉन दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक न्यूट्रॉन दूंगा, मैंने कितना पार्टिकल दिया आपको, 3, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तीनों को मास को मैं बोलूंगा ऐड करके बताओ क्या होगा, आप खुद से सोचो। जब एडिशन करोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये देखो इसको एक्सपोनेंट को सेम करने जाओगे तो 0.00 समथिंग आ जाएगा, तो उसमें ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग। इसीलिए इसके मास को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, इसी दोनों के मास को आप ऐड करोगे। आई बात समझ में। मतलब कि आप किसी भी एलिमेंट में जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हो कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हो, मास नंबर बोलते हैं कि नहीं आप।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोलते हो? मास नंबर। नाउ टेल मी, व्हेनेवर मान लो कि मैं किसी एक एटम का दूंगा, मैं बोलूंगा इस एटम का मास बताओ क्या होगा, तो एटम में मास किसका लोगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। You have to ignore the mass of the electron. You have to count the number of electron and proton. If subatomic particles are there 10, the mass 10 into mass of either proton or either neutrons. आई बात समझ में? मतलब कि आप ये समझ लो कि किसी भी एलिमेंट का एटम का जब मास फाइंड करने जाएंगे हम लोग, तो you have to use the mass of neutrons and mass of protons. You don't have to use the mass of electron because electron is lighter particle compared to neutron and protons. इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का जब मोल्स में हम कन्वर्ट करने जाएंगे, मास में जब कन्वर्ट करने जाएंगे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। ये समझ में आया आपको? अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक बताया मैंने। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन में जब जाएंगे तो कार्बन 6 और 12 होता है। न्यूक्लियॉन्स बताइए क्या होगा इसमें? 12 होगा। अब बताइए न्यूक्लियॉन्स अगर 12 होगा इसमें, न्यूक्लियॉन्स लिया था, न्यूक्लियॉन्स कितना होगा इसमें? 12। अब बताइए कितना प्रोटॉन है इसमें, कितना न्यूट्रॉन है इसमें? अगर मैं बोलूंगा कि एक कार्बन का मास बताओ, तो मास ऑफ द 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। अब वी नो द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? आइडेंटिकल। अब मान लो 12 को अगर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास किसका निकल जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकल जाएगा आपका। ये साल मैंने क्या किया, इसमें कितना न्यूक्लियॉन्स आया आपको? आप 12 न्यूक्लियॉन्स को अगर मास ऑफ प्रोटॉन से या मास ऑफ न्यूट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा आपको, क्योंकि एक एटम में कितना न्यूट्रॉन्स होता है? 6। एक एटम में कितना प्रोटॉन्स है? 6। तो टोटल कितना मिला आपको? 12। अगर उसको एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। दैट पार्ट इज क्लियर? समझ में आया आपको? तो आप देखो यहाँ पे मैंने 1/12 पार्ट किया था, तो लिटरली ये दिखा रहा है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। देखो मैंने क्या किया, 1/12 किया। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 में कितना मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा? 12। और 12 को आपने 12 से डिवाइड किया तो आपको मिला क्या? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मिला कि नहीं? तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होना चाहिए मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन के इक्वल होना चाहिए। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन के लोगे तो या तो प्रोटॉन लोगे या तो न्यूट्रॉन लोगे। तो 1.66 इंटू 10⁻27 तो फिक्स है होना। आई बात समझ में? अब मान लो कि अगर इसी एमयू को अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, यू हैव टू डिफाइन विद द ऑक्सीजन, तो आप 1/16 कर दो। ऑक्सीजन में कितना न्यूक्लियॉन्स होता है? 16। तो 1/16 कर दो, तो निकल के आएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। अगर नाइट्रोजन 14 की कर देते, 1/14 कर देते, तो मास आ जाता न्यूक्लियॉन्स का। इजीली अवेलेबल हो, मोर स्टेबल हो, आपको कॉस्टिंग सबसे कम इफेक्टिव हो। नाइट्रोजन सब गैस होता है, उसको पकड़ के रहना, आइसोलेट करना टफ है आपके लिए, कार्बन इजीली है इसीलिए। अब ये बताइए कि नाउ टेल मी दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स? समझ में आया आपको? 1/12 क्या दिखा रहा है? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 मतलब क्या? मास ऑफ किसका है बताइए? वन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या आएगा बेटा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्लियर हुआ ये? अब देखो, अब इसका वैल्यू मैंने अभी नहीं लिखा, कितना होता है वो वैल्यू नहीं लिखा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना वैल्यू आएगा। 1.66 इंटू 10 का और क्या हो जाएगा? -27 kg या -24 क्या हो जाएगा? ग्राम्स। ये तो फिक्स है कि वही रह जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको, लेकिन फिक्स है, समझ में आई? किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? न्यूट्रॉन समझ में आया क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। अब देखो मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना देखना क्या कैलकुलेट करना। देखा मैंने डिफाइन जब किया था मोल्स को, तो मैंने बोला था कि एग्जैक्टली एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द 12 ग्राम ऑफ C12। तो 12 ग्राम C12 में कितना पार्टिकल्स था बताइए? देखिए वेट ऑफ 6.022 इंटू 23 पर एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना?
12 ग्राम, यस और नो? देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, देखो देखो मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था यहाँ पे। 12 ग्राम कार्बन कंटेन हाउ मेनी एटम्स? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? अब देखिए क्या करेंगे। तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12 क्या हो जाएगा बताइए खुद से। 3 grams. Now tell me, this one indicate the mass of one nucleon, yes or no? Mass of 12 nucleon. मैंने क्या बोला, मास ऑफ कितना एटम का बोला? अब वन एटम में तो 12 न्यूक्लियॉन्स होता है, ये तो 12 न्यूक्लियॉन्स का मास है। तो बताओ वन न्यूक्लियॉन का करेंगे तो क्या होगा? 12 से डिवाइड करेंगे, 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? तो देखो क्या होता है। तो 1 AMU स्टैंड फॉर 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। बेटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या बताइए? वन AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स? Reciprocal of Avogadro's number. 1 AMU stand for how many grams? 1.6605. So 1 by Na indicate the mass of how many nucleons? 1 nucleons. समझ में आया आपको? 1 AMU क्या दिखा था? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। तो 1 by Na stand for the mass of 1 न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया आपको ये? अब इसी को डिफाइन किया किससे? कार्बन से, इसीलिए 1/12 लेके आपने डिफाइन किया। तो आपको बोलेगा 1 AMU स्टैंड फॉर मास ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स? तो बोलोगे 1 by AMU स्टैंड फॉर द मास ऑफ 1 AMU स्टैंड फॉर द मास ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स? तो आप बोलोगे 1 by AMU स्टैंड फॉर द मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। समझ में आपको? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन स्टैंड फॉर द 1 AMU। 1 AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम? 1.6605 into 10⁻24 grams। सर एक क्वेश्चन है, वैसे जो मास ऑफ न्यूक्लियन बैठ के बोलो। 1.662 या फिर 1.664 होता है, तो एवरेज 1.66 ही होगा। देखो बेटा 1.66 दोनों में कॉमन है ना। हाँ सर। जब किसी चीज का मेजरमेंट्स करते हैं ना, तो आप देखो कि -24 उसको पीछे आप -24 0 0 0 0 करेंगे, तो आप देखो कितना अनसर्टेन वैल्यू पे जा रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए वो वैल्यू जो होता है लास्ट का, जो आप देखो वो अनसर्टेन वैल्यू है। उसको साइंटिस्ट आप ही को मान लो कि लेट मी एक्सप्लेन दैट, मान लो कि मैंने क्या किया, एक स्मॉलर पीस दिया, इसी को बोलूंगा आप मेजर करने जाओ, तो किसी स्टूडेंट बोलेगा कि इसको 1.3 थे, कोई स्टूडेंट बोलेगा 1.4, कोई बोलेगा स्टूडेंट 1.25। जब मेजर करने जाओगे तो वैसे ही साइंटिस्ट के लिए सब थोड़ा हार्ड है कैलकुलेशन, इसीलिए वो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन 1.6605 लेके आएगा, तब लेके चलेंगे हम। अनसर्टेन अनसर्टेन, क्योंकि आप जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास देखते हो तो 1.66 हर जगह देखोगे आप, उसके बाद कुछ वैल्यू होता है वो बुक टू बुक वेरी भी कर जाता है, तो वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं होता है कि किसी भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट का इंपॉर्टेंस होता है, थर्ड डिजिट हमेशा अनसर्टेन हो जाता है। यही बात समझ में, इसीलिए जे एडवांस है जब भी क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है आफ्टर डेसिमल अप टू द 2 डिजिट्स, नॉट द 3 डिजिट्स। बोलता है 3 डिजिट का है तो राउंड ऑफ करके ही आप, right? Because the after decimal only 2 digits are being importance, significant. Other digits are not significant, right? तो ये समझ में आया आपका? अब देखो ये, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अभी मैं टॉपिक पे जा रहा हूँ, अभी फिर से बताऊंगा। देखो आपको बोलेगा कि 1 मोल्स, तो 1 मोल स्टैंड फॉर 1 एवोगाड्रो नंबर। ये क्लियर हुआ? मैं फिर से मैं जाऊंगा, पहले बता दो तो कि 1 मोल, तो 1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी? 1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी? मीन्स एवोगाड्रो नंबर, ये पता चला। Whatever the weight of the 1 Avogadro number of any particle, that stand for the molar mass, ये पता चला। Relative atomic mass indicate the one atom of any elements how many times heavier than 1/12 part of mass of one atom of C12, right? मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि 1/12 part of mass of one atom of C12 stand for the mass of one nucleon, and that also stand for 1 AMU।
एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर भाई? अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिएगा। अब लिखो नेक्स्ट एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है। मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास बोलेंगे तो मास किसका होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। We know that these atoms of कार्बन, क्या मास है इसका? 12 ग्राम। ये क्लियर हुआ आपका? ये तो आपके पास रेफरेंस है कि these atoms of carbon stand for the 12 ग्राम। तो बताइए वन एटम का क्या मास होगा? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया था, ये वेट ऑफ 6.03 एटम्स। तो वेट ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन बताइए। संयुक्त बताइए क्या होगा? 12 बाय 6.025. yes. Beta, we know that this one part stand for the 1 AMU. तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 12 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम्स तो लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि 1/Na, देखो ये 1/Na है ना आपका। देखो संगीता, ये 1/Na है ना आपका। तो ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेशन ऑफ 1/Na। 1/Na का क्या कैलकुलेशन था? देखो 1/Na का कैलकुलेशन आपका ये है। देखो इधर 1/Na वी नो दिस कैलकुलेशन। तो 1/Na तो ये कैलकुलेशन में पार्ट था। ये देखो ये रेसिप्रोकल ऑफ होता है कैलकुलेशन में, उसको मैंने ये लिख दिया। इसी को अगर और शॉर्ट में लिखोगे तो अब यू कैन राइट आल्सो द 12 AMU, व्हाई नॉट? दिस इज स्टैंड फॉर द AMU, 1 AMU। देखो आपने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे 1 AMU में ये आया था आपका 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम इक्वल टू 1 AMU। अब उसी AMU को आपने इसमें लेके चला आया तो देखो 12 AMU में कन्वर्ट हो गया आपका। It means 12 AMU stand for mass of how many atoms of carbon? One atom. Then now tell me, if the mass of one atom of carbon is 12 MU, आप बोलोगे सर why are you kidding me? आप 12 MU को क्यों बोल रहे हो? ग्राम में बोलो, मास तो ग्राम में बोला जाता है। बेटा ग्राम ही में, वो MU को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो ग्राम में आ गया। आप बताओ, किसी को बोलोगे कि एक एटम का मास होता है 12 इंटू दिस, ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको? तो उससे बेटर है एमयू में लिख दो। आई बात समझ में? द 12 एमयू स्टैंड फॉर हाउ मेनी वेट ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ C12? तो व्हाट शुड बी नंबर ऑफ एटम इन द 60 एमयू? अगर मैं आपको 60 एमयू दूंगा कार्बन का, तो दैट सैंपल ऑफ द कार्बन कंटेन हाउ मेनी एटम्स ऑफ द कार्बन? 5। दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू? समझ में आया आपको? तो आप एटॉमिक मास स्टैंड फॉर मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? 1 atom. Relative atomic mass stand for mass of one atom of any element how many times heavier than mass of 1/12 part of mass of one atom of C12. The relative atomic mass दिखा रहा है आपको how many times heavier, atomic mass दिखा रहा है कि mass of one atom। तो आप बताओ mass of one atom आपने 12 लिया, अब बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या था? 12 था आपका मास नंबर। अब देखो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास आ रहा है। डिफरेंस क्या है? एमयू दे दिए मैंने। डिफरेंस क्या है? एमयू दे दिया। आप एक काम करो, इसी को हम लोग दिखा देते हैं और क्या करते हैं। देखो समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे।
एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको और क्लैरिटी मिलेगा। कैल्शियम लिए मैंने 20 एंड 40 कब लिखा? मास नंबर कितना है यहाँ पे? 40. हाउ मेनी न्यूक्लियंस आर देयर? हाउ मेनी न्यूक्लियंस आर देयर? 40. It means one atom of calcium 40 times heavier than 1 AMU. Yes, sir. How many nucleons are there? 40. आपको पता है 1 न्यूक्लियन का मास क्या था 1 AMU में? अब 1/12 part of mass of 1 atom of C12 क्या था आपको 1 AMU? That part is not for you. I am talking about the calcium. Calcium, how many nucleons are there? 40. 40. It means mass of 1 atom of calcium 40 times heavier than mass of 1 nucleons. Means 1/12 part of mass of 1 atom of C12. उससे कितना टाइम्स हेवियर हो गया ये? 40. तो व्हाट्स द रिलेटिव एटॉमिक मास? 48. तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा उसी को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट? किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा उसको क्या बोल दोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज मास नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियन से उसका मास कितना होगा? 40 टाइम्स हेवियर। आई बात समझ में? तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर आप लर्न करोगे तो मास नंबर स्टैंड फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इंडिकेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट 40 times heavier than mass of 1/12 part of mass of 1 atom of C12। आई बात समझ में? Yes. तो आप उतना क्यों पढ़ोगे? आप सीधा सोचो कि 1 AMU 1/12 part of mass of 1 atom of C12 stand for the 1 AMU। अब 1 AMU stand for the mass of 1 nucleons। किसी के पास अगर 40 nucleons है तो 40 times heavier हो जाएगा, किसी का 27 nucleons होगा तो 27 times heavier होगा। तो वही क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव एटॉमिक मास। Now this part is clear for you? So write down here relative atomic mass of calcium. What should be? 40, 40. right? अब देखो यहाँ पे बोलूंगा एटॉमिक मास इसका 40 AMU. 40 AMU। गुड। कर लेंगे 40 AMU। 200 AMU of calcium sample 5. contains how many atoms? 5 atoms। Divided by 40 was 5. 5 atoms होगा कि नहीं बताइए? Yes, sir. What do you mean by the AMU? AMU से एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है समझ में आया आपको? अगर इसी को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे बेटा? 40 into 1.6605 into 10⁻24 ग्राम्स कर दो तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। अगर आपको ऑप्शन देगा ग्राम में तो एमयू को रिप्लेस करके ग्राम दे देना, अगर ऑप्शन देगा एमयू में तो एमयू में आपको होना चाहिए। कर लेंगे? तो एमयू का मतलब समझ में आया आपको? अब देखो अब क्या बता रहा हूँ। अब बताइए 1 एटम का मास क्या होगा? दिस वन, राइट? Yes, sir. मास ऑफ दिस वन इज द मास ऑफ 1 एटम। अब ये बताओ एक मोल में कितना एटम्स होगा? 6.0. पता चला आपको? Yes, sir. फिर से सुनो, दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? 1 atom. 1 एटम कैल्शियम। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी एटम्स? 6.0. If this is the mass of 1 atom of calcium, so what should be mass of 1 Avogadro's number of calcium? So you have to multiply with Avogadro's number. Yes. बताओ ये रेसिप्रोकल पे Avogadro's नंबर है, Yes, sir. और उधर मल्टीप्लाई करेंगे Avogadro से वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 40 ग्राम बचेगा कि नहीं? डायमेंशन एनालिसिस करो, ग्राम है ना ये तो ग्राम तो रहेगा ना आपका, 40 ग्राम बचा कि नहीं आपका? अब बताओ तो 40 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम? तो 40 ग्राम स्टैंड फॉर मोलर मास। समझ में आपको? 40 ग्राम स्टैंड फॉर मोलर मास। अब देखो यहाँ पे मैं उसी को फिर से बता रहा हूँ, देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, बताइए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी एटम्स? तो 40 into 6 1.605 into 10⁻24 बेटा ये पहले ही से था ना आपका,
उसको मल्टीप्लाई करो किससे आप, एवोगाड्रो से। एवोगाड्रो क्या था आपका 6.022 इंटू 10⁻23। आप खुद से बता दो, डायमेंशन एनालिसिस आप कर रहे हो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ग्राम तो रहेगा ना आपका, तो कितना आ गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो इसमें कॉमन क्या, सुनो लिखना बंद करो, देखो पहले समझो कॉमन क्या है। मास नंबर ऑफ कैल्शियम, मास नंबर ऑफ कैल्शियम, टेल मी मास नंबर ऑफ कैल्शियम 40। क्लियर है ये? अब बताओ मास नंबर अगर 40 है तो दिमाग में आ गया 40 टाइम्स अपियर होगा, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, एटॉमिक मास 40 mu, ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम। देखो मैग्नीट्यूड वही है, mu में दे देता एटॉमिक मास, ग्राम में दे देता मोलर मास। देखो बस मास नंबर याद रखना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो एल्युमिनियम का नाम सुने होंगे, देखो ये आपका देख कितना लेते हैं हम लोग 13 और 27। व्हाट इज द मास नंबर 27 means one atom of aluminum contains how many nucleons? 27. That part is known for you all. अब बताइए 20 न्यूक्लियॉन्स हो 27 न्यूक्लियॉन्स होगा, एक न्यूक्लियॉन के मास से 27 न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा 27 टाइम्स। क्लियर हुआ ये? अब बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो, फटाफट बोलिए आप लोग, एटॉमिक मास बोलिए, बोल दिए। अब बताइए ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज द मोलर मास, बताइए दैट इज द मोलर मास कितना होगा बेटा बताइए 27 ग्राम्स। क्लियर हुआ ये? अब बताओ, अब आपको पता चला मोलर मास क्या होता है, अब आपको पता चला ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। नाउ एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास इज क्लियर, एटॉमिक मास समझ में आ गया आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया। आप किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलूंगा तब बता दोगे, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलोगे तो बता देंगे। अब एक काम करो, मैं आपको जो पूछा Recording in progress. मैंने आपको 100 एमयू दे दिया हीलियम का, इसका मतलब आपको मैं कितना एटम दिया 25। समझ में आ गया? तो अब ये पता चला एमयू क्या कहाँ पे यूज करेंगे, ग्राम कहाँ पे यूज करेंगे, मोलर मास कहाँ पे यूज करेंगे। इफ यू नो द मास नंबर ऑफ एलिमेंट यू कैन एक्सप्रेस द रिलेटिव, यू कैन एक्सप्रेस द एटॉमिक मास, यू कैन एक्सप्रेस द मोलर मास। राइट, क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया आपको? ये पता चला एवोगाड्रो नंबर में आपने एमयू 1/12 पार्ट कार्बन पे क्यों रखा था। अगर मैं बोलूंगा, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने लिखे यहाँ पे बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास आपने कितना लिखा 4, एटॉमिक मास आपने गुड सही बोल दिया, आपने एटॉमिक मास कितना बोला आपने 4u, यू बोल देंगे। आप बताइए ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बेटा बताइए, अब बताइए 4 ग्राम में कितना एटम्स होगा Na, 4 ग्राम लिए थे Na, अब 4 AMU लेंगे तो 1 एटम, ये तो रिलेटिव नंबर। ये अगर बोलोगे बेटा ये तो ये क्या होगा 4 ग्राम कंटेंस, हाउ मेनी 4 ग्राम ऑफ कंटेंस 6.022 into 23 एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास जैसे ही जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मोलर मास हो गया, तो मोलर मास कंटेन द 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल में से एवोगाड्रो नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना 32 एंड एटॉमिक मास ताड़ाताड़ी बोल बाबू, ताड़ाताड़ी का तो 32u, राइट। ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी मोल्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन हाउ मेनी एटम्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। नाउ दिस वन क्लियर। अब बताओ ये रेफरेंस आपको पता चला, अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ में आया रेफरेंस ये। अब देखो अब क्या होगा, आप बताओ मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड द नंबर ऑफ moles in
3.2 milligram of sulfur. So milligram में ग्राम है radiation. 1 milligram stand for 1 into 10 to minus 3 grams. अब ये बताइए 3.2 milligrams of sulfur. Find the number of moles. The 3.2 milligrams of sulfur. Now tell me how many grams of sulfur stand for 1 mole? 0.1 mole. आप यूनिटी मेथड बता के बताइए, कोई बताइए. संगीता टेल मी. संयुक्ता. सर मेरा 100. बाबू let me explain this first question. Let me explain you. देखो आप एक काम करो. देखो -4. एटम नहीं बोला मैंने, मोल्स बोला. सुनो होता क्या, सुनो होता क्या. आप कहीं भी क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, सबसे पहले मोल्स की तरफ चले जाना, 1 मोल्स, क्योंकि यू मस्ट हैव रेफरेंस पॉइंट, तभी आप बना पाओगे. आप बोलोगे कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ दिस वॉल, तो यू मस्ट हैव रेफरेंस पॉइंट ऑफ द मीटर. आप कितना लेंथ को मीटर बोलते हो, उसके बाद ही बोलोगे 3 मीटर या 4 मीटर लेंथ होगा. तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप मोल पे चले जाओ. व्हाट डू यू मीन बाय द 1 मोल, राइट. तो 1 मोल कितना स्टैंड करते उस पे चले जाए. तो वी नो दैट 32 grams of sulfur equal to 1 mole. 32 gram of sulfur, 32 gram is the gram atomic mass. 32 gram is gram atomic mass. 32 gram stand for the 1 mole, right. ये पता चला. तो बताइए 1 mole, तो 1 gram of sulfur stand for how many moles? अब बताइए आपके पास 3.2 into 10 का ना 3 grams था ना, मिलीग्राम को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए. तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/32 1 into 10 का माइनस 4 आ रहा है आपका. देखो मैंने क्या किया, फॉर्मूला मेरे को नहीं पता. मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि 1 मोल स्टैंड फॉर दिस नंबर, दिस अमाउंट. आई नो. देखो साइंस में क्या होता है ना कि अगर आप मान लो कि आई विल, देखो जब आप चैप्टर वाइज जाओगे तो एवरी चैप्टर विल गेट द लॉट ऑफ द फॉर्मूला. बट फॉर्मूला को अगर मगिंग करोगे, फॉर्मूला को लर्न करोगे, तो दैट विल बी वेरी टफ चैलेंज, टफ जॉब फॉर यू. क्योंकि हमेशा उसको मेमोराइज करना, हमेशा मगिंग करके आपके पास रहेगा, रिटर्न रहेगा, ऐसा नहीं होगा. आफ्टर फ्यू डेज यू मे फॉरगेट, मे भी हो सकता है भूल जाओगे आप. इसीलिए क्या होता है, साइंस को जब पढ़ने जाओगे ना, तो आप लॉजिकल अप्रोच लोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. तो आप हमेशा क्या करना कि लॉजिकल अप्रोच लो. क्यों डिफाइन की, डिफिनेशन का मीनिंग क्या होता है. अगर डिफिनेशन पता चलेगा ना, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे खुद से. अगर मेरे को पता चलेगा कि मोल्स पर लीटर को मोलरिटी बोलते हैं ना, तो फिर डिफाइन कर देंगे. अगर ये डिफिनेशन पता होगा तो सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट. यू मस्ट हैव द मीनिंग. मीनिंग क्या होता है, इसको एक्सप्रेस क्यों करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है. इफ दैट थिंग इफ नॉन फॉर यू, देन यू कैन डू कैलकुलेशन, राइट. तो आपने, मैंने क्या बोला कि 1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फर, 32 ग्राम्स. आप लोग ऐसा 32 ग्राम्स, हाउ यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू. तो आपको तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो लर्न करना पड़ेगा. आपको तो मैं अभी एलिमेंट्स लिख दूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में फॉर्चुनेटली पर्टिकुलरली फॉर द जे एडवांस में बोलता हूँ, जे एडवांस में एक एक एलिमेंट्स का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा, उस क्वेश्चन में जो जो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा सबका एटॉमिक मास दे देगा वहां पे. वो आपका एटॉमिक मास चेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, इसीलिए सब कुछ दे देता है. इवन नीट का भी एग्जाम में सारा मेंशन कर देता है. बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज से अप टू द 20 तक अभी याद रखो एटॉमिक नंबर किसका, कैल्शियम, और उसका मास नंबर भी याद रखो. तो मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम यू नो द 27. तो 27 ग्राम स्टैंड फॉर द एल्युमिनियम, स्टैंड फॉर द 1 मोल. मास नंबर ऑफ सल्फर वी नो द 32. द 32 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 मोल. मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम यू नो द 24. द 24 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 मोल.
मास नंबर ऑफ सोडियम यू नो 23, तो 23 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 मोल। अगर ये पता रहेगा तो सारे कैलकुलेट कर लोगे। मास नंबर को ग्राम में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम में एटॉमिक मास। मास नंबर को एमयू में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अब मास नंबर को विदाउट यूनिट लेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर हुआ ये, समझ में आया आपको? तो देखो अब क्या बता रहा हूँ, सुनो। देखो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, देखो देखो 1 मोल ऑफ सल्फर stand for how many particles? Yes or no? Three atoms. These atoms stand for the 1 mole. We know the mass of this atom is stand for the 32 grams. That is the gram atomic mass. That is the molar mass, and that is stand for 1 gram atom. Clear हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ आपको? अब देखो फिर से फॉर नाइट्रोजन 14 का बात करूंगा। नाइट्रोजन का 14 है तो 1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स? 1 mole of nitrogen 14 stand for how many atoms? What should be mass of this atom? तो 14 ग्राम्स कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जाओगे तो नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। तो 14 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल कंटेन हाउ मेनी एटम्स? एवरीथिंग नॉट फॉर यू। तो पता चली गया आपको क्या बोलेंगे, समझ में आया आपको? तो देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। तो कितना एटम्स होगा बताइए? 3 atoms. These atoms stand for the weight of how many? 1 more. That is stand for 14 grams. 14 grams stand for the gram atomic mass, and that is stand for 1 gram atom. क्लियर भाई? अब देखो, अब जो लिख कर ली कॉपी, अब ये लास्ट एक जो बता रहा हूँ, क्या कॉपी आपने? देखो लास्ट जो बताऊंगा, यू डोंट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 मोल, राइट? इफ यू नो दैट थिंग, देन व्हाट डू यू मीन बाय द 1 मोल। मान लो किसी का अमाउंट दे देगा, अब बोले इसमें पार्टिकल सब बताओ, तो फिर 1 मोल का अमाउंट से पार्टिकल तो रिलेट कर दो उसका, तो उतना मास में पार्टिकल्स फाइंड कर लो। अगर मेरे को पता है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन द 1 एवोगाड्रो नंबर, तो 3.2 ग्राम सल्फर विल कंटेन द 0.1 एवोगाड्रो नंबर Na। और 0.1 Na कर लेंगे, Na का वैल्यू आपको पता है, पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखो क्या करना है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिख रहे हो ये समझ, देखो क्या करना आप, कि देखो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स, मास, देखो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद द ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या निकल के आ जाएगा, मास। अगर किसी का मोल्स मान लो 0.1 मोल है, आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द ग्राम एटॉमिक मास, द ग्राम एटॉमिक मास स्टैंड फॉर द 1 मोल, तो 0.1 मोल स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम, तो इनटू ग्राम एटॉमिक मास कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, किसी भी मास को अगर ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नाउ देखो इधर, ये नंबर ऑफ एटम्स, देखो मोल्स में अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ एटम्स अगर देगा आपको, बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ एटम डिवाइड विद द एवोगाड्रोस नंबर। इफ एवोगाड्रोस नंबर, अगर नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर लिए, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द एवोगाड्रोस नंबर। अगर मान लो मास अगर देगा फाइंड करना नंबर ऑफ मोल्स, तो यू हैव टू डिवाइड विद द ग्राम एटॉमिक मास। अगर मान लो किसी का मोल्स फाइंड करके आपको मास फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो ग्राम एटॉमिक मास से। क्लियर? Yes. अब देखो 7:40, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द ब्रेक। आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, फिर इस पे हम लोग रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे, बताएंगे आपको। 15 से 20 मिनट का देता हूँ, 15 मिनट का जनरली देता हूँ, राइट? आफ्टर Recording in progress. find the number of moles or gram atoms and number of atoms in 2.7 kg of aluminum to 1.2 grams of magnesium, 3 2 milligram of calcium. You have to find the number of moles of gram atoms and number of atoms, right? In the 2.7 kg of the aluminum, 1.2 gram of magnesium and 2 milligrams of calcium, right? What is the atomic number of the aluminum? 27 aluminum. तो ये सब बेटा पता होना चाहिए, ये नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। ये 13 ले लेंगे, इसका कितना लेंगे? 27। मैग्नीशियम लेंगे कितना बताइए? 12 और 24। कैल्शियम बेटा लेंगे 20 एंड 40। दो कैलकुलेशन करो खुद से, करके बताओ। Recording in progress. ये बता, देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट का हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम देयर? देखो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास। दैट गिवन मास किस होना चाहिए? इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बताइए? मोलर मास। बताइए व्हाट इज द गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम? राइट हियर देखो, आप एक मोल को मास को किस में रिप्रेजेंट करो? ग्राम में। तो गिवन मास शुड बी आल्सो इन ग्राम। तो 2.7 kg, तो उसको आप कर दो मैन 300 moles and 6.022 into 10 to the 21. यस गुड राइट। ये 27 हो जाएगा। Why the 27? Because we know the 1 mole of the aluminum stand for the 27 grams. This one is the mass of the aluminum given. तो आप यूनिटी मेथड लगाओगे तो वही तो होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपका क्या आ जाएगा खुद से बताइए? 100 आ जाएगा कि नहीं? नहीं बात समझ में? अब देखो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स इनटू क्या होता है बताइए? एवोगाड्रो नंबर। अब बताइए मोल्स कितना है क्या आपका? 100। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का 23। बेटा क्या करोगे? तो 6.022 इंटू 10 का क्या हो जाएगा? 25। समझ में आया आपको? तो आपने क्या क्या देखो, इफ यू मोल कैसे फाइंड करोगे? तो गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स कैसे होगा? आप एक काम करो ना, सिंपल सोचो, देखो फॉर्मूला कैसे मैंने लिया, देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला सही है, देखो देखो ये जो क्वेश्चन था उससे सही है। दिस वन इज द गिवन मास। क्वेश्चन में देखो दिस वन इज द गिवन मास और उसको डिवाइड किया आपने मोलर मास से, तो क्या निकल के आया? नंबर ऑफ मोल्स।
तब उसी को फॉर्मूला मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, गिवन मास में मोलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, राइट. अब वी नो द 1 mole of any element contain how many atoms? Na. The 0.1 mole या 10 mole will contain how many atoms into Na? The number of moles into Na. Clear भाई? Yes, खुद से sir. करो. नेक्स्ट रिमेनिंग 2 you have to do खुद से करो. 1. Recording in progress. The number of moles कितना आया था बताइए संगीत, नंबर ऑफ मोल्स बेटा बताइए. 0.05. Yes, 24, it should be 0.05. That's it, clear, right? Now number of atoms into Avogadro's number of moles into Avogadro's number. What is the number of moles here? 0.05 multiply with the 6.022 into 23. अब देखो जैसे इसको आप जाओगे ना तो मैं देखता हूँ ये एक डेसिमल जाएगा तो ये होगा 3.011 into 10^22, Yes, sir. राइट. Yes. चलिए थर्ड का मैंने बताया, थर्ड में किसका मास था देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 2 milligram 2 into -3 grams of 140. Now tell me 5 into 10 to the power -5. जैसे कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 5 into 10 का -5 आएगा. चेक कर लो आएगा ना. देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, देखो ये देखो मैं बता रहा हूँ यार, 10 है ना 40 है ना, तो 4 into 10 करेंगे तो 10 को एक्सपोनेंट ऊपर जाएंगे तो एक -1 और आ जाएगा -4, राइट. और देखो इधर क्या किया, इधर मैंने ये 2 और 4 करेंगे तो 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 0.5. तो आप खुद से सोचो कैलकुलेशन में 0.55 into 10 का -4 आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 into 10 का -5 नहीं आ जाएगा. Yes. आई बात समझ में. तो 5 into क्या हो जाएगा 10 का -5, ये क्या फाइंड किया आपने, नंबर ऑफ मोल्स. अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा. Avogadro's number. आई बात समझ में. ये 20, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए 23. नाउ टेल मी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये डेफिनेटली 30 चला जाएगा. साइंटिफिक नोटेशन लोगे तो क्या होगा 3.011 में रखना आपको, तो ए का एक्सपोनेंट उधर आपको क्या करना है 4 से नीचे आना है, तो 6 पॉइंट ये हो जाएगा 3.19 एटम्स. क्लियर हुआ. If the mass is given तो you have to find the number of gram atom, number of atom, that part is clear. कर लेंगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड देगा. ये किसका बात किया मैंने, एलिमेंट्स का बात किया, ये कंपाउंड्स का बात किया, एलिमेंट्स का बात किया मैंने. अभी मॉलिक्यूल्स पे नहीं गया, अभी मैं एटम्स पे वर्क कर रहा हूँ. जब कंपाउंड का बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में जाएंगे. आई बात समझ में. लेकिन आप बेटा मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ो, आयंस के लिए पढ़ो, किसी के लिए पढ़ो, एवोगाड्रोस नंबर ही स्टैंड फॉर द 1 मोल, तो वहां भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 मोल में कन्वर्ट कर देंगे. अब वहां पे एटॉमिक मास नहीं लेंगे, वहां पे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मोलर मास में. द टर्म डिफर होगा लेकिन मीनिंग वही रहेगा आपका. आई बात समझ में. तो देखो आप क्या करोगे आगे, नेक्स्ट देखो, एक लिखो तो और. देखो which one has which one has maximum number of atoms. 5.6 gram of
iron. Two gram atom of aluminum. Two thousand AMU of sulfur. 4 kg of calcium. Now tell me, which one has the maximum number of atoms? I'm waiting for answer from yours. Recording in progress. बस इतना याद रखना, maximum number of maximum number of atoms. Recording in progress. 5.6 gram of iron. The number of moles क्या हो जाएगा? Given mass. What is the given mass? 5.6 gram atomic mass. That is the 56. ये क्या आएगा? 0.1 moles. Clear भाई? अब देखो. 2 जो दिया है, 2 क्या दिया? 2 gram atom of aluminum means how many moles? 3 moles. No, sorry, 2 moles. Yes, 2 moles of aluminum. Next क्या था आपका? 2000 AMU. That do you know that 2000 AMU equal to 1.6605 into 10 to minus 24 gram. This is the given mass. हो गई ये. अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? What is the given mass? 21. 2000 के 3 एक्सपोनेंट लिए 24 को 21 कर दिए अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? 32. Now tell me, देखो ये 0.1 मोल, दिस वन इज द 2 मोल, दिस वन इज दिस मोल. देखो एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये तो सबसे कम मोल है आपका. आई बात समझ में? अब बताइए 3 क्या था आपका? 4 kg of calcium. नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 4 kg लिए 3 upon molar mass. We know the molar mass 40. So what should be value? 100. Now tell me which one sample having the maximum number of moles? That's why the 4 kg of calcium contain the maximum number of atoms. Clear हुआ? कौन सा ऑप्शन दोगे? तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तब क्या करोगे? सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? Number of moles. If you are getting the maximum number of moles, the maximum number of atoms. Same thing you have to apply for the compounds. If you are getting any option contain the maximum number of moles, the maximum number of molecules. Right? Same things you have to apply for the compounds. कर लिए यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बताइए संयुक्ता बताओ. कौन सा ऑप्शन होगा? 4 kg ऑफ कैल्शियम. अगर मैं बोलता यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने आपको तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके पास है? 4. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसका होता है? 4 का. उसके बाद किसके पास है? 2. उसके बाद किसके पास है? 1. और सबसे कम किसके पास है? 3. क्लियर हुआ ये?
कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब देखो अब क्या बोल रहा हूँ आपको। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स and electrons लिखो। Find the number of neutrons and electrons in 7 kg of nitrogen 14. Recording in progress. 500 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स निकालो आप। Na ही रखना है, Na से मल्टीप्लाई करके रखना, लास्ट में Na का वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तब पहले फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स। यस, नंबर ऑफ मोल्स। आप गिवन मास कितना था बेटा बताइए। गिवन मास अपॉन क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास। वही ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मोलर मास। गिवन मास आपका 7 kg था, डिवाइड किया आपने किससे बताइए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स के साथ 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, 500 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है ना। आप बताइए नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा। Na अभी मैं Na को ही रख रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जाके कैलकुलेशन में Na का वैल्यू पुट कर दूंगा। क्योंकि जब भी देखो बेटा क्या होता है ना कि इफ यू आर गेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ वन स्टेप टू स्टेप, तो व्हाट एवर द कांस्टेंट वैल्यू यू डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन फ्रॉम स्टार्टिंग से उसका कैलकुलेशन मत करना, उसको एज ए सिंबल रखो लास्ट में जाके कैलकुलेशन कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, डाटा ऐसे पुट करता है वो लोग कि वो जो कांस्टेंट वैल्यू है तो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करवा देगा। नहीं बात समझ, इसीलिए उसको स्टार्टिंग से कैलकुलेशन मत करना, एज इट इज उसको एज ए सिंबल रखो कांस्टेंट को, आगे जाके उसका कैलकुलेशन करेंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। और स्टार्टिंग से कर लोगे तो फ्रैक्शन कैलकुलेशन करते करते ना फेड अप हो जाओगे, राइट। इसीलिए नेवर यू हैव टू ट्राई थ्रू दैट। आप कांस्टेंट वैल्यू को पुट करते हो आगे, चलो देखते हैं क्या होता है। समझ में आई है आपको। अब देखिए वन एटम, देखो आप नाइट्रोजन लेते तो नाइट्रोजन वी नो द 7 and 14, राइट। 7 and 14 ये पता होना चाहिए आपको। अब ये बताइए वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7। हाउ मेनी प्रोटॉन, 7। अब देखो ये क्या होता है, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से जब सब्सट्रैक्ट करते हो तो निकलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो भी कितना निकलेगा, 7। अनफॉर्चुनेटली देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या मिल रहा है आपको, 7। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड कर लेंगे तो न्यूट्रॉन भी वही होगा, प्रोटॉन्स भी वही होगा। ये क्लियर हुआ। यस। अब देखो क्या करेंगे, वन एटम of nitrogen 14 contains 7 electron and 7 neutrons। रख रहा है कि नहीं बताइए। ये तो रेफरेंस है ना, आपके पास वन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 7 क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। But we know that these are the number of atoms in the 7 kg. So if you know the one atom contains the 7 electrons, so this atom contain how many electron into 7? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो कि आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करो, तो वी नो द रेफरेंस ऑफ द वन एटम ऑफ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होगा कि नहीं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होगा आपका। तो ये बताइए क्या हो जाएगा आपका, 500 Na इंटू क्या करेंगे 7, ये 3500 Na आ जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 35 इंटू क्या करेंगे 6.02, 2 इंटू 10 का 23। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2.10, इतना एग्जैक्ट है। आगे क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट आ जाएगा आपका
27, ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कुछ आइडिया लगा? अगर किसी सैंपल में अगर आपको पूछेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड कर लोगे तो कर लोगे। आपको देखना है किसके तरफ, मोल्स, मोल से किस पे, एटम्स पे। एक एटम का रेफरेंस मेरे पास है, उसका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कर लोगे? एक क्वेश्चन और find the number of electrons in 96 AMU of sulfide ions. Recording in progress. चलो इस टॉपिक और आने तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन बता दूंगा आपको। पहले ये देखिएगा होता क्या है। एल्युमिनियम को मैंने कन्वर्ट कर दिया Al3+ में। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया आपने। एल्युमिनियम का मोलर मास जो होता है, मोलर मास दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है आपका इसका 27 ग्राम। इसका भी मोलर मास जो होगा वो 27 ग्राम ही रहेगा। यस यस। अब देखो सबसे पहले कि आप एल्युमिनियम का जब न्यूक्लियस लेंगे तो वी नो द न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। आपने देखो कि एल्युमिनियम का जब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि वहां पे न्यूक्लियस में जब जाएंगे ना, तो यू हैव द 13 प्रोटॉन्स। 13 क्या है बेटा बता दो? प्रोटॉन्स। और 13 क्या होता है, 14 क्या होता है उसमें, न्यूट्रॉन्स। अब बाहर से आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। आप न्यूक्लियॉन्स को तो रिमूव नहीं कर रहे हो, तो न्यूक्लियॉन तो नहीं हटा रहे हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तो नहीं हटाओगे, तो मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। If 1 mole of aluminum is stand for the 27 gram, the 1 mole of Al3+ also stand for the 27 gram. मतलब मोलर मास पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मोलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे पहले याद रखना आप। आई बात समझ में? तो मोलर मास होगा तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा बताइए? एटॉमिक मास क्या होगा इसका? एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 27 AMU। नहीं है, इसका फॉर्मूला यूनिट मास आएगा। वो आ जाएगा आपका 27 AMU। अब लोग ऐसा फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? व्हाई यू आर यूजिंग द फॉर्मूला यूनिट मास? एक्चुअली होता क्या है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, लिसन लिसन केयरफुली देन यू हैव टू राइट। देखो, अगर आप बोलोगे कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, तो वी नो दैट CO2 मॉलिक्यूल, CO2 को मॉलिक्यूल बोलते हो, वाटर को भी मॉलिक्यूल बोलते हो, लेकिन सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल नहीं बोलते हम लोग, सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। सॉल्ट जो होता है ना उसमें कैटायंस और एनायंस होता है, दैट हैविंग द इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड को कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, एनी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स नहीं होता, मॉलिक्यूल्स होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है, बिकॉज दीज आर द कोवलेंट कंपाउंड, एनी कंपाउंड्स हैविंग नो मॉलिक्यूल्स। तो Al3+ पार्ट ऑफ द एनी कंपाउंड। तो एनी कंपाउंड के जब भी बात करोगे तब फॉर्मूला यूनिट्स टर्म लोगे, वहां पे आयंस टर्म लोगे, एटम टर्म नहीं लोगे। एटम टर्म आपको रॉन्ग होगा। क्या लेंगे बताइए? फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब होता है ये कि देखो, एटॉमिक मास के जैसे फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब क्या होगा, ये मास ऑफ 1 आयन। किसका होगा बताइए? मास ऑफ 1 Al3+ आयन। तो बताइए फॉर्मूला यूनिट मास में कितना आयन्स का मास होगा? 1 आयन का मास होगा, 3 आयन का मास होगा, 1 आयन का मास होगा। अब बताइए फॉर्मूला यूनिट मास जो लाया अपने एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का फॉर्मूला देखो, एल्युमिनियम से आपने लाया Al3+ आयन, Al3+ का फॉर्मूला यूनिट मास आपने 27 AMU बोला,
मतलब 27 AMU stand for how many ions of Al3 plus ion 1. The 54 AMU stand for how many ions of the 2. समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे? तब बताइए, तो ये आप बताइए, इट मीन्स 54 AMU content of is mass of, कितना का बताइए, मास ऑफ 2L3 plus ion. जैसे आपने एटॉमिक मास को एमयू में लिया था ना, आपने एटॉमिक मास हीलियम क्या बोला था, 4 AMU, 100 AMU कंटेन तो how many atoms of helium, 25. The same thing you have to apply for the ions also. टर्म वहां पे थोड़ा चेंज होगा, वहां पे एटॉमिक मास लेते थे, यहाँ पे टर्म क्या लेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास, बट सेम थिंग, वैल्यू वही रहेगा आपका। अब देखो क्या होता है, लिखना, लिख के कॉपी कर लीजिए, उसका दौर से बताऊंगी इसके बारे में। कर ली को, और देखो क्या बताऊंगा। तो सल्फर गैस में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सल्फाइड गैस में, आयन में चला गया। अब बताइए इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 32 MU, राइट। इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या बोलेंगे, ये सब होता थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तब सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अगर नहीं मोल क्यों रखोगे फॉर्मूला तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है वो, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में चलो। फॉर्मूला यूनिट मास कितना हो जाएगा बताइए, क्लियर हुआ ये, मींस 32 AMU stand for how many formula, how many ions, 1. The 96 AMU stand for how many ions, 3. क्लियर हुआ ये, आई बात समझ में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा AMU में कैसे कन्वर्ट किए। अब देखो फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है कि जब आयनिक कंपाउंड का बात करेंगे तो देखो फॉर्मूला यूनिट किसके लिए, अब फॉर्मूला यूनिट जो टर्म लेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, आयंस के लिए, क्योंकि आयन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं होगा। आपके नेचर में जाओगे तो Al3+ तो फ्री रिमूव नहीं करेगा, Al3+ किसी अनायन के इंटैक्ट में रहेगा, और Al3+ जब किसी अनायन के कांटेक्ट में रहेगा तो दे फॉर्म द लैटिस, वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं होता। अगर आप बोलते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो ये फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड्स है दैट कंटेन द Al3+ एंड ऑक्साइड, राइट। तो ये आप हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला यूनिट किसके लिए होगा, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। कर लेंगे तो आप ये लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एंड नहीं होता है, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, तो कट कर कुछ का पार्ट लेते हैं हम लोग, राइट। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर एंड डज नॉट एग्जिस्ट एज do not exist as a discrete molecules. वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे आप लोग। तो बताइए, तो बताइए इनफाइनाइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि जैसे कैटायंस है तो कैटायन के सराउंडिंग में एनायंस रहेगा, फिर आयन के सराउंडिंग में कैटायन रहेगा, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनाता है। वो कोई मॉलिक्यूल तो नहीं जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। CO2 क्या होता है, CO2 देखो, CO2 जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो CO2 ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है, और तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल सही है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, Na+Cl माइनस होता है, ये जो सॉलिड होता है इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम किसका बोलेंगे बताइए, सोडियम क्लोराइड। आप लोग ये फॉर्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का कैसे आएगा सर, आप क्यों लिए 1:1 रेशियो क्यों लिए, आप खुद से बताओ। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1:1 आ गया, तो रेशियो 1:1, तो रेशियो आएगा Na+Cl माइनस का 1:1। तो कैटायंस एनायन का जो स्मॉलर रिपीटेटिव पार्ट्स में स्टडी करते हैं लोग, तो स्मॉलर रिपीटेटिव पार्ट्स में Na+Cl माइनस का रेशियो क्या मिला 1:1, इसीलिए फॉर्मूला यूनिट होता है NaCl। कई बात समझ में, तो NaCl मॉलिक्यूलर मास, NaCl क्या है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो होता फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला यूनिट। तो वहां पे आएगा फॉर्मूला यूनिट मास, और जिसका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होगा, जिसका डिस्क्रीट एटम होगा, वहां पे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आएगा। एनी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास आप यूज नहीं करोगे, मोलर मास यूज करोगे लेकिन मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं करोगे। मॉलिक्यूलर मास उसी के लिए जाएंगे जिसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ग्लूकोज का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, वाटर का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो आयनिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। यू डोंट हैव टू यूज द टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, राइट। मॉलिक्यूलर मास you have to use for the covalent molecule whose discrete molecule exist करता है। आई बात समझ में, दैट पार्ट आई विल डिस्कस द नेक्स्ट डे, वो रिटन फॉर्म में बता दूंगा आपको। लेकिन आयंस के लिए क्या टर्म यूज करेंगे बताइए, फॉर्मूला यूनिट। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज करोगे संयुक्ता बताइए, दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल। फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज करोगे बेटा, आयनिक के लिए। और सबसे पहले याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन करो या इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। आई बात समझ में। तब देखो यहाँ पे बताइए, आयनिक 96 अपॉन क्या होगा 32, कितना मिला आपको, ठीक बेटा बताएंगे, वो सब बताएंगे। डेटिव बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, डेटिव बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। शेयरिंग है ना वो, चाहे वन साइडेड शेयरिंग हो या टू साइडेड शेयरिंग है तो शेयरिंग वो तो कोवलेंट बॉन्ड ही है ना वो एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है वो। बताएंगे, सब बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में आपको। अब ये बताइए, हाउ मेनी आयंस आर देयर, 3। तब बताइए, 1 सल्फाइड आयन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बेटा आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो आपके पास तो 16 होता है, 2 एक्स्ट्रा आया तो आपके पास 18 हो गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा 18, तो कितना हो जाएगा 54। अगर इस वे से अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी सिंपल टू फाइंड द आंसर। अगर नहीं आप ग्राम में लेके फिर कन्वर्ट करके फिर चले जाओगे किस मोल्स में, तो वहां भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, राइट। तो ये पता चला ना आपको कि किसी एलिमेंट्स में या किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे, रिमूवल करेंगे, तो उससे आपका एटॉमिक मास, मोलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Molar mass of any substance does not depends on the addition or removal of electrons. Write down. Molar mass of any substance does not depends on, याद रखिएगा। Does not change with addition or removal of one or more electrons.
अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मोलर मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो बोलना नो। कार्बन चेंज होता है, एटॉमिक मास से हम लोग चले जाते हैं फॉर्मूला यूनिट मास पे, बट मास एज इट इज रिमेन। कर लेंगे। संयुक्त, दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू ऑल, यस और नो? संगीता टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए यूज करोगे? Ions. जैसे आप मान लो, जैसे आप करोगे, जैसे आप मान लो ग्लूकोज का बात करेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स आएगा तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, वहां पे फॉर्मूला यूनिट मास आएगा। राइट? तो ये समझ में आया कैसे मोल्स फाइंड करोगे? नाउ हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, दैट पार्ट इज क्लियर. How to find the number of gram atom, that part is clear. If the four option given, you have to find the which one is the maximum number of atom, वो find कर लोगे। फिर ये अपने पता चला कि what do you mean by the 1 AMU? 1 AMU stand for the mass of, literally 1 AMU stand for the mass of 1 nucleon. आपने उसको डिफाइन किया कि 1 AMU stand for the 1/12 part of mass of 1 atom of C12। तो आप तो जानते हैं कि कैल्शियम, कार्बन का C12 में हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर? 12। और उसका 12 पार्ट लोगे तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स ही तो आ गया आपका। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स आपने समझ में आ गया। अगर उसी मान लो कि एमयू को अगर डिफाइन करते, देखो एक और बता देता हूं आपको, एमयू को अगर डिफाइन करते हम लोग तो देखिए अब क्या आ जाएगा। देखो एएमयू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 एएमयू, देखो 1 एएमयू स्टैंड फॉर 1/12 16 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 atom of oxygen 16, yes or no? अब तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 16 बाय एवोगाड्रो नंबर। Yes, sir. क्योंकि मेरे को पता है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन स्टैंड फॉर द 16 ग्राम। 16 बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम, और उसको डिवाइड कर दिया 16 से तो 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, तो वो तो निकल गया एएमयू। आई बात समझ में? अब देखो इसी को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/32 करेंगे तो मास ऑफ क्या हो जाएगा? सल्फर नहीं हो जाएगा? 1 एटम किसका हो जाएगा? सल्फर। अगर इसी में डिवाइड करेंगे तो 1/14 कर देंगे तो इंटू मास ऑफ किसका आ जाएगा? बताइए, नाइट्रोजन नहीं आ जाएगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ, अब कुछ बताइए, नाइट्रोजन 14 हैविंग हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स? 14। देखो 14 से मास ऑफ 1 एटम को डिवाइड कर दिए तो एक न्यूक्लियॉन ही आया ना। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर मींस मास ऑफ 32 न्यूक्लियॉन्स, और 32 से डिवाइड कर दिए तो मास किसका आ गया? 1 न्यूक्लियॉन्स का। फिर देखो मैंने मास ऑफ 1 atom of oxygen contain how many nucleons? 16. You are going to divide with the 16. That means you are getting the mass of 1 nucleons. Right? You have the freedom to define the 1 AMU. मैंने क्या बोला? 1 AMU stand for 1 AMU, जैसे बोलेंगे 1 specified unit, 1 AMU stand for 1 by Na। वही है ना आपका 1 AMU stand for 1 by Na। देखो ऊपर जितना भी मैंने बॉक्स बनाया उसमें आप कैलकुलेशन करके देखो 1 by Na आ जाएगा। कर लेंगे। अगर कहीं भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स दे देगा, आप बोलेंगे इसका ग्राम एटॉमिक मास फाइंड कर लो, मोलर मास फाइंड कर लो, तो नहीं फाइंड कर लोगे। नंबर ऑफ एटम दे देगा। राइट? अब यू हैव टू फाइंड, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, लिखिए फाइंड द मास ऑफ 3.011 into 10 atoms of magnesium। खुद से करो। फाइंड द मास ऑफ 3.011 into 10 atoms of magnesium। Recording in progress. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ एटम्स। तो नहीं होगा। वी नो दैट गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। वो तो देखो वहां पे मैंने बॉक्स बना के देखा था, फॉर्मूला देख लो। तो बताइए हाउ मेनी गिवन नंबर ऑफ एटम? 3.001 into 10 का 10।
अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आप ये देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 10⁻13, वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ना आपका। ये क्या निकला बेटा आपका? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक समझ में आया आपको? आप बताइए, मास आपको फाइंड करना था, मास क्या करेंगे बताइए? नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बताइए संयुक्ता, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, यस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास आप फाइंड करेंगे। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? 5 इंटू 10⁻14। अब व्हाट डू यू मीन बाय द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, किसका लिया मैंने? मैग्नीशियम। तो वी नो द 24। यस, 1.2 इंटू 10⁻12 ग्राम। उसी को ऑप्शन में केजी में दे देगा, ये जो भी देगा। तो कुछ आइडिया लगा कैसे फाइंड करोगे? If the atoms given, the given number of atom upon Avogadro number, that is the number of moles. If the mass is given, the given mass by molar mass, that is the number of moles. अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ एटम भी फाइंड कर लोगे, नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा। तो एवरीथिंग आर रिलेटेड टू द वन मोल। If you know the concept of the one mole, if you know the what do you mean by the 1 AMU, right? If you are expressing the mass of any compound in the AMU, any element in the AMU, तो how you have to correlate with the mass of one atom। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन अगर रहेगा आपको तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक का जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो ना यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाया था ना उसमें देखो, देखो देखो आपको क्या दिया था? गिवन नंबर ऑफ एटम्स था, उसको डिवाइड करेंगे नंबर, देखो एवोगाड्रो नंबर से तो क्या मिलेगा, और नंबर ऑफ मोल्स देगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मास था, अगर मास देगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में जाना था, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अगर मोल्स आपने फाइंड किया, आपको मास फाइंड करना था, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अल्टीमेटली व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर, जो भी फॉर्मूला लिखा, दैट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ द वन मोल। वन मोल इज योर रेफरेंस पॉइंट। whenever you have to do the calculation, तब you must have the reference point। अगर reference point वन मोल को पता चलेगा तो कैलकुलेशन इजी, अगर नहीं पता चलेगा तो टफ। क्लियर हुआ कुछ? यहाँ तक जो भी मैंने बताया समझ में आया? यहाँ तक फॉर्मूला यूनिट किसके लिए लोगे, मोल क्या होता है, मैंने बेसिक्स पढ़ा है आपको, टफ नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ा। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कंपाउंड पे कैसे वर्क करेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। बट whatever I will teach you the next class, that is also that topic also based on the one mole। तो वहां भी आपका क्या हो जाएगा? टर्म चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, gram molecular mass, because we have to work for the molecule, तो वहां पे टर्म आ जाएगा molecular mass। बट molecular mass भी लेंगे, मोलर मास भी लेंगे, तो वही आपका कॉन्सेप्ट होगा जो आपने ग्राम एटॉमिक मास दिया था, और क्या दिया? एटॉमिक मास। अगर आपने वन मोल में वन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को आपने कन्फाइंड किया, तो वन मोल आल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो क्या वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, मोलर मास का रिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो दैट पार्ट आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। आज का जर्नी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन क्लास होगा, बट आप करने के बेटा तो जैसे आज आपका जर्नी था,